हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैनल डेप्थ वेरिएशन पे बात की थी कि ओवरऑल अगेन हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं ओपन चैनल फ्लो में और वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। और बेसिकली जो चैनल की डेप्थ वेरिएशन विच इज़ डिपिक्टेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी और हमने देखा था कि उसमें जो इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस पैरामीटर है विच इज़ फ्राउड नंबर, वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। पे इस कर्व पे हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि डेप्थ बढ़ेगी या कम होगी, इट इज़ डिसाइडेड बाय फ्रिक्शन स्लोप जो कि हेड लॉसेस को डिनोट कर रही है। देन वी हैव स्लोप ऑफ द चैनल विच इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, और यू कैन से height with respect to some datum of our bottom surface, और फाइनली फ्राउड नंबर जो कि फ्लूइड की अपनी वेलोसिटी भी और जो वेव स्पीड है या वेव वेलोसिटी है उन पे डिपेंड कर रहा है। फर्दरमोर जब डी वाई चेंज होगा तो हम एक कांस्टेंट विड्थ चैनल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास अगेन फ्लो रेट ने कंजर्व रहना ही है। जब वो कांस्टेंट विड्थ हो जाता है तो क्यू ने भी कंजर्व रहना है। ऑलराइट, तो हम जब वाई को चेंज करते हैं तो हमारे जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है। तो दे आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हियर। तो जिस तरह y चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वेलोसिटी भी इसमें चेंज होगी। एंड फाइनली हमने बात की थी ये ओवरऑल जो सरफेस है ये उसकी शेप नहीं है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। जो सरफेस की स्लोप है ये उसकी वैल्यू है कि वेदर जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। पे यूनिफॉर्म डेप्थ फ्लो पे हमने बात की थी और वो कब अचीव होगा, जब इनका बैलेंस होगा और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एस एफ और एस नॉट जीरो होगी, यानी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड गेन कर रहा है वो फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम होने में यूज हो रही है। तो उसका डी वाई विच इज प्रेशर बेस्ड एनर्जी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी बेस्ड, दोनों कांस्टेंट रहेंगी। फिर हमें कुछ एजम्पशंस ली कि हम एजम्पशंस क्या लेते हैं यूनिफॉर्म डेप्थ फ्लो में। वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, शियर स्ट्रेस को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जो कि एक्चुअल इनमें वेरिएशन होती है। तो फाइनली इसके जिस तरह पॉइजेस लॉ था इंटरनल फ्लो के लिए, ओपन चैनल फ्लोज के लिए जो फ्लो रेट और लॉसेस के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करे, दैट इज शेजी एंड मैनिंग इक्वेशंस। So we'll talk about it in this lecture. Use to determine flow rate open channel flow and analogous to Poisson's law. Semi-empirical equation, again we will be using some experimental constants in our equation, that's why it is semi-empirical. Good enough for engineering results. Physicists और engineers में हमेशा एक फर्क रहेगा। Physicists always go for exactness. Engineer वहां तक सिर्फ जाएगा जब तक उसका काम चल रहा है, ठीक है। उसके लिए कुछ allowable errors है 5%, 10%, maybe in some cases 15%, and maybe in some cases just 1%. तो उसकी जो इक्वेशंस होंगी और उसकी जो वर्किंग होगी वो उन एरर्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ऑलराइट, ओवरऑल ओपन चैनल फ्लो में हमारे पास फोर्सेस का बैलेंस क्या है, क्योंकि हमने इसके आगे मोमेंटम इक्वेशन लगानी है। सो वी हैव F1 force, F2, these are due to pressure. Then we have momentum based on V1 and V2. Since it's a constant or depth or uniform flow, तो हमारे पास जब डेप्थ कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रह रहा है, तो टू कंजर्व मास और वॉल्यूम हमारे पास V2 is equal to V1 आ जाएगा एंड Y1 is equal to Y2 भी है। ऑलराइट, एक्स्ट्रा जो इसमें टर्म लाजमी आएगी, एक्स्ट्रा नहीं है, ये टर्म हमें ओपन चैनल फ्लो में मिल गई थी जो जबकि वो इंटरनल फ्लो में भी मिल गई थी जब वो इंक्लाइंड था। बट हमारे पास जो ओपन चैनल फ्लो है उसमें ये ग्रेविटी भी आएगी और बेस्ड ऑन दिस थीटा इस तरह हम इसको कर रहे हैं। ये अब हमने कंट्रोल वॉल्यूम बना लिया, ठीक है। इट्स अ 3D वॉल्यूम। इसका वेट कितना होगा, गैमा मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम। गैमा इज स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। आपको टोटल वेट चाहिए तो आप वॉल्यूम को वेट स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो वॉल्यूम इज सिंपली जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ एल। अब वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। हमने इसका वो कंपोनेंट लेना है जो कि अलोंग दिस एक्स, हमारा जो एक्स एक्सिस है आप देख सकते हैं हमने वो अलोंग द इंक्लिनेशन बनाया है और वाई एक्सिस इनिशियली ये बनाया है। बट हमने एक और बात भी की थी, अगर हम अपने एक्स एंड वाई एक्सिस यूं ले लें तो हम जो है ओपन चैनल फ्लोज उसमें जनरली विद मिनिमम एरर हम ये चीज एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि जो थीटा एंगल है और जो स्लोप है वो बहुत कम होती है। अब यही एंगल अगर हम यूज करना चाहें इस कंपोनेंट के लिए तो ये जो ये लाइन है, ये जो ये लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब तो हम ये काफी दफा अप्रोच यूज कर चुके हैं, you guys will be familiar with it। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उसका वर्टिकल है। We know that angle between respective normals is the same। तो ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये हमारे पास जो इसके इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, W साइन थीटा। ठीक है, साइन कंपोनेंट है ये। कंट्रोल सरफेस है ये, shear स्ट्रेस, क्योंकि फ्लूइड इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हमने जो फ्लूइड पे shear स्ट्रेस लगेगा, नॉट ऑन बॉडी। ठीक है, फ्लूइड पे जो shear स्ट्रेस लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एंड shear स्ट्रेस ऑन सरफेस इज जीरो। अगेन जिस तरह बात की थी कि वैसे तो विंड होती है और एयर की shear स्ट्रेंथ है कुछ, तो ये जीरो नहीं होता, बट इट इज वेरी इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर what would we call it, to get an approximation। All right, let's assume a flow which is of uniform depth। ये हमारी फंडामेंटल इसमें assumption है, इसकी depth uniform रहे, it's a uniform depth flow, it's a steady flow and uniform in the respect of constant profile over a cross section। जो velocity profile over the cross section वो constant है। all right, इधर भी और इधर भी। इस पे मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, एक्स कंपोनेंट में ही लगाएंगे क्योंकि सारी फोर्सेस और हर चीज हम एक्स के अलोंग ले रहे हैं। summation of forces along x is equal to rate of change of momentum। now momentum is equal to mass into change of velocity, mass flow rate into change of velocity। mass flow rate को मैं density into volume flow rate लिख सकता हूं, तो ये टर्म आ गई। all right, let's try blue। this is simply mass flow rate। since अब इसका rate of change of momentum क्या होगा, you guessed it right, it's 0। why? because we have v2 is equal to v1 because of this assumption of y1 is equal to y2, and also इधर explicitly again वो assumption नहीं लिखी गई, which is it's a constant cross section or constant width flow rate of flow। all right, जिसकी basis पे y1 is equal to y2 converts into v2 is equal to v1। so we have summation of fx is equal to 0, यानी जितने भी forces है वो एक दूसरे को cancel out कर रही हैं, so we get no acceleration। so f1 towards जो right है या इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इनको नेगेटिव ले लेंगे। सो f1 माइनस f2 माइनस tau w pl। व्हाट इज p? p इज वेटेड पैरामीटर। अब शियर स्ट्रेस कहाँ का लगेगा, जहां जहां लिक्विड, ये हमारा जो लेट्स से इस केस में वाटर है, वो जो चैनल है उसकी बाउंड्री के साथ या उसकी वॉल के साथ इन कांटेक्ट होगा। ऑलराइट, तो वो वेटेड पैरामीटर है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं कुछ इस शेप का,
जिस तरह हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में, और ये सारा वाटर है। व्हाट वेटेड पैरामीटर, ये सारा ये जितनी भी ये सरफेस है मल्टीप्लाइड बाय एल जो कि लेंथ है। इस सरफेस को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वेटेड पैरामीटर क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है इस पे शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा, जो चैनल के साथ इन कांटेक्ट नहीं है। कर भी रहा तो वो विंड का कर है जो कि हमने इग्नोर कर दिया इस केस में, ठीक है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है। सो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एल, तो ये आपके पास जो चैनल का इनर सरफेस का कहने सरफेस एरिया ही बन जाता है, ठीक है। ये वो है पी को अगर आप एल से मल्टीप्लाई कर दें। ऑलराइट, so this is your wetted, you can say area, wetted parameter into L plus W sin theta. Why it's plus? because आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन along positive axis है। Since y1 is equal to y2, so f1 is equal to f2. Why? Because f1 and f2 are pressure forces, and pressure force is equal to rho g y multiplied by area। एरिया भी सेम है, जी भी सेम है, रो भी सेम है और वाई भी सेम है, तो प्रेशर फोर्स दोनों की सिमिलर होगी। F1 इज इक्वल टू F2। शियर स्ट्रेस, अब हम इसको अगर रीअरेंज करें, ये कैंसिल आउट हो गए, सो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऑलराइट, इट सिंपली शोज, जो कि हमने बात की थी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी वेट बेस्ड पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू, यू कैन से, जो कि शियर स्ट्रेस की वजह से फोर्सेस है, और एनर्जी लॉस ड्यू टू शियर स्ट्रेस है। ये एनर्जी की टर्म्स में नहीं है, ये फोर्स की टर्म्स में है, बट इंटरप्रिटेशन आप उस टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो वेट है वो गैमा ए एल है, ये हमें पता है, एंड आर एच इज इक्वल टू ए बाई पी। आर एच इज हाइड्रोलिक रेडियस, और उसको हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन चैनल किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ए बाय पी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि हमने जब पाइप फ्लो में हाइड्रोलिक रेडियस की बात की थी तो उसके लिए क्या इक्वेशन थी, एग्जैक्टली ये थी या नहीं। अगर नहीं है तो जस्ट कीप इन माइंड, अगर एग्जैक्टली सेम नहीं भी है तो ओपन चैनल और जो है इंटरनल फ्लोज या पाइप बेस्ड फ्लोज हैं, उनके हाइड्रोलिक रेडियस की इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट दे मीन द सेम थिंग। कि वो रेट अगर मेरे पास देखें, इट्स नॉट अ सर्कल, तो हाइड्रोलिक रेडियस जो रेडियस देगा ना, वो जो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो इनके एरिया और पैरामीटर की रेशियो सेम रह रही है। ये एक ऐसा सर्कल है उसके इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो फ्लो रेट से रिलेट कर रहा है, ऑलराइट, और जो पैरामीटर है वो इस शियर स्ट्रेस से रिलेट कर रहा है। तो आप कह लें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहीं कहीं ना कहीं उनको आप सिमिलरली ट्रीट कर रहे हैं। So based on this, your shear stress equation becomes this, and पहले आपने ये इक्वेशन पुट किया, ऑल राइट, फिर a by p को आपने RH पुट कर दिया, एंड साइन थीटा को आपने s नॉट पुट किया। s नॉट इज स्लोप विच इज tan थीटा। आपने साइन थीटा को tan थीटा क्यों लिख लिया? बिकॉज फॉर थीटा अप्रोचिंग 0 हमने बात की थी कि ओपन चैनल फ्लोज में जो थीटा है वो बहुत स्मॉल होता है। So for small theta, sin theta is equal to tan theta and tan theta is equal to slope। इसकी बेसिस पे हमने इक्वेशन को इस तरह लिख लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं शियर स्ट्रेस के लिए आपको गैमा भी पता होगा, आर एच भी पता होगा, और एस नॉट भी पता होगा फॉर अ चैनल। तो आप चाहें तो वॉल शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। प्रेशर लॉसेस की अब हम बात करें अगर, तो
पहले हम जरा एनालॉजी लेंगे इंटरनल फ्लो जो हमें ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उसमें जो प्रेशर लॉस था ड्यू टू HL major, it was given by this equation. For wholly turbulent flows, friction factor is independent of Reynolds number and depends on relative roughness of the pipe surface. So head loss is a function of dynamic pressure only and not Reynolds number. All right. आप देख सकते हैं जो F था वो होली टर्बुलेंट के लिए आपने देखा था वो सिर्फ रफनेस पे डिपेंड कर रहा है, वो रेनॉल्ड नंबर के साथ कांस्टेंट रह रहा है. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ रफनेस ओनली. HL मेजर में और आपके पास क्या चीज आ रही है, ये इससे हम डायनामिक प्रेशर, आपको पता है व्हाट इज डायनामिक प्रेशर, रो v स्क्वायर्ड बाय 2. ठीक है, इट रिलेट्स टू वेलोसिटी. तो ये सिर्फ इसका फंक्शन है हेड लॉस, रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है, F एक कांस्टेंट आपको मिल रहा है, फ्लो के लिए वो कांस्टेंट हो चुका है क्योंकि रफनेस आप अज्यूम कर ले पाइप की सेम रह रही है, L और D भी आपके पास एक गिवन ही है, तो वो इसका फंक्शन है फॉर अ गिवन यू कैन से पाइप और फॉर दिस रेशियोज. For such cases, the shear stress depends on dynamic pressure only, does not depend on viscosity. ठीक है, viscosity का भी इधर कोई उस तरह रोल नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लो होली टर्बुलेंट हो चुका है. अब viscosity उसको मजीद चेंज नहीं कर सकती. तो इसमें आप कह सकते हैं जो shear stress है, it was function of K और dynamic pressure. ठीक है, क्योंकि shear stress और HL major are linked, तो कह देते हैं shear stress is also directly proportional to this with some constant, where K is constant depending upon roughness. क्योंकि आपको पता है जो shear stress है in wholly turbulent flow, it's a function of roughness. Open channel flow में क्या होता है कि they are very large Reynolds number corresponding to wholly turbulent flows. Open channel flows by their nature are wholly turbulent. तो इसमें ये assumption लेना based on our understanding of internal pipe flows, हम इसमें भी ये assumption ले कि its shear stress is also given by this, okay, K rho v squared by 2. So it is not you can say wrong or not a bad assumption to make कि इसमें भी shear stress is equal to a constant multiplied by its dynamic pressure. Combining the two equations of shear stress we get, all right, एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन थी shear stress की, हमने उन दोनों को इक्विवेलेंट या दोनों को इक्वल कर दिया. इसकी बेसिस पे मैं वेलोसिटी निकाल ली, ऑल राइट. और C कांस्टेंट क्या है, आप अगर कंपैरिजन करें तो C कांस्टेंट में गैमा है और ये कांस्टेंट जो था ऑलरेडी वो है और डेंसिटी है. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड शेजी इक्वेशन. ही डेवलप्ड इन 1768. शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं उनमें से वन ऑफ द अर्लीस्ट इक्वेशन है ये. न्यूटन तो इससे भी पुराना था, न्यूटन की इक्वेशंस छोड़ के. बाकी खैर पॉइसन तो अभी शायद काफी पुराने था, बट इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड इक्वेशन. और ओपन चैनल के लिए इक्वेशन होना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेनली आप ओपन चैनल फ्लोज देखें, आप कैनाल्स देख लें, कैनाल्स पे ही बात कर लेते हैं. बहुत पुराने कैनाल्स, रिवर्स, ये बहुत पुराने यूज हो रहे हैं. तो उनको जब बनाना होता था और उसकी जब फ्लो रेट, उसका वेलोसिटी और फ्लो रेट देखना पड़ता था, तो दे नीडेड सम इक्वेशंस जिसकी बेसिस पे वो ये रिजल्ट निकाल सकते थे. तो ये इक्वेशन बड़ी हैंडी रही है इस केस में. और कांस्टेंट C की बात रहेगी तो वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जाता था, वन थिंग, एंड सेकेंडली इट इज नॉट डायमेंशनलेस. जनरली हमारे पास कोएफिशिएंट डायमेंशनलेस होते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये डायमेंशनलेस नहीं है. In 1889 मैनिक modified the equation to make it more accurate. ठीक है, सेमी इंपेरिकल इक्वेशन जो निकाली जाती है, देयर इज अ चांस कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट ना हो, क्योंकि उसमें कुछ मैथ्स आपने की होती है, कुछ रीजनिंग की होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट से डाटा उठाया होता है.
तो उसने कहा कि ये अंडर रूट के बजाय दिस इज अंडर रूट बट दिस इज 2/3 इसकी पावर। इसने मेजरली ये किया और उस कोफिशिएंट सी के बजाय उसने अपना कोफिशिएंट डाल दिया। जाहिर बात है एक साइंटिस्ट ने काम किया है तो उसने अपना कोई नाम तो छोड़ना है। तो इट इज कॉल्ड मैनिंग इक्वेशन एंड n इज द मैनिंग रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, n और c का पर्पस सिमिलर ही है, दे आर रिलेटेड टू shear stress, friction और ठीक है, but this equation is more accurate and n is also not dimensionless and it is found using experiments. आप अभी हम देखें डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की बात करते हैं, कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। डायमेंशनलेस इनिशियली नहीं थे और फिर इन्हें बाद में किया भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये अप्रोचेस इतनी कॉमनली सिविल वर्क्स, ठीक है, जनरली ये जो डोमेन है ना ओपन चैनल की, सिविल इंजीनियर्स के अंडर आती है कि कैनाल्स को किस तरह बनाया जाए, रिवर्स को किस तरह बनाया जाए, डैम, स्पिलवेज एक्सेट्रा किस तरह बनाया जाए। तो ये इतने पुराने यूज हो रहे थे कि उसके बाद ना आपके अच्छा खासा लिटरेचर, बुक्स, इतनी चीजें डेवलप हो जाती हैं कि फिर आप उस मेथडोलॉजी को चेंज नहीं करते। तो इसलिए आज भी हम ये डायमेंशन बेस्ड कोएफिशिएंट यूज करते हैं। इसकी हमने कोई इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बनाई जो कि डायमेंशनलेस होती। अगेन जो शेजी से बेहतर इक्वेशन बनाई मैंने, दिस शोज दैट सेमी empirical equation used in fluid mechanics have room for improvement. Okay, and n is so widely used that its dimensionless variant was not developed. तो ये आपकी वेलोसिटी इक्वेशन आ गई और ये उसके इक्विवेलेंट q किया गया। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क है, सिंपल, ये एरिया से मल्टीप्लाई हुआ है। n था, ये कैपा एक एक्स्ट्रा आया है। व्हाट इज दिस कैपा? इट इज यूनिट सिस्टम कन्वर्जेंस कांस्टेंट and is 1 for SI. एक्चुअली हम आगे देखेंगे n का एक टेबल है, तो जब आप SI यूनिट्स पुट करेंगे बाकियों के लिए तो n की जो वैल्यू है वो SI यूनिट्स में गिवन है, उसको आप एज इट इज डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो k 1 हो जाएगा। अगर आपने ब्रिटिश सिस्टम यूज करना है, ठीक है, आपने फीट, पाउंड, इन यूनिट्स में जाना है, तो उस सिस्टम के लिए कैपा की वैल्यू एक डिफरेंट है, क्योंकि n की आपने वैल्यू उठानी है वो आपने इस टेबल से ही उठानी है और ये SI यूनिट में वैल्यू है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल कैपा है, n है। और सिमिलरली ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, आपको पता है फ्लो रेट, फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी फ्लो रेट उतना ही कम होना चाहेगा। और ये हमने देखा था फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस में भी कि हम जब फ्लो के आगे C नॉट कोफिशिएंट है वेंचुरी मीटर का, ऑरिफिस का, तो ऑरिफिस क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन देती है तो उसका वो कोफिशिएंट, क्योंकि वो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में नहीं था, तो उसका वो कोफिशिएंट मिनिमम था और वो मिनिमम फ्लो रेट दे रहा था। मैनिंग कोफिशिएंट क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी कोफिशिएंट उतना ही ज्यादा होगा। नेचुरल चैनल क्लीन एंड स्ट्रेट है तो उसका n ये है मैनिंग कोफिशिएंट। स्लगिश डीप पूल्स है तो ये है। जो रिवर्स है उनका जो नेचुरल होता है, क्या कह लें, बेड होता है, रिवर बेड, उसका ये होता है। अगेन इट वेरीज फ्रॉम रिवर टू रिवर, पर इसकी वेरिएशन कुछ केसेस में बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए कुछ जनरलाइज से बना दिए गए हैं। फ्लड प्लेन, अब फ्लड आ रहा है, फ्लड के केस में आप देख सकते हैं पास्चर्स, लाइट बुश, हेवी बुश, इवन ट्रीज को भी आप एज अ रफनेस ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्लोज इतने बड़े मैग्नीट्यूड के हैं कि आप ट्रीज को एज अ रफनेस भी कह सकते हैं या एज अ फ्रिक्शन एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं, और वो आप देख सकते हैं काफी बड़ी वैल्यू है। एक्सकेवेटेड अर्थ चैनल्स के लिए अगेन बेस्ड ऑन देयर फिनिश ये है। और आर्टिफिशियली लाइन चैनल कि आपने कैनाल बनाई है तो उसको आपने ग्लास लगाया, ब्रास, स्टील, कास्ट आयरन क्या लगाया, या इवन कैनाल नहीं है कोई और आपने चैनल बनाया, छोटा बनाया जिस पर आप ग्लास वाला लगा सकते हैं, तो उनके अपने कोएफिशिएंट्स हैं। नाउ वी से ट्रीज प्रिवेंट फ्लड्स, व्हाई? इसी की बेसिस पे आप देख सकते हैं also these values are water for water only, SI units and water। ये फ्लो रेट है और ये n है। आप देख सकते हैं कि ट्रीज का n इतना ज्यादा है तो उसने फ्लो रेट को कितना कम कर दिया, यानी फ्लड आएगा तो उसका फ्लो रेट ही है जो हर चीज को तबाह कर देता है। तो अगर आप फ्लड के फ्लो रेट को कंटेन कर सकते हैं तो यू कैन मेक इट बेटर।
इसके बाद एग्जांपल्स हैं यानी न्यूमेरिकल्स हैं और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज के लिए इतना ही। अब ब्रीफली आपका जो क्विज हुआ था हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्सो इसमें हम जो फ्लो रेट, लेट्स से रिवर, जब मैं रिवर का फ्लो रेट डिटरमिन करूंगा तो जस्ट लाइक पाइप फ्लो रेट, उसमें जो जिसका पाइप फ्लो रेट में पूरे पाइप के हेड लॉसेस मेजर माइनर सब मिला के फ्लो रेट में डालते हैं, क्योंकि ओवरऑल पाइप में जो फ्लो रेट है वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पाइप के एक पार्ट का जो हेड लॉस है वो बाकी पाइप को फील नहीं हो रहा, नहीं। फ्लूइड ने जब पाइप में आना है तो उसने ओवरऑल पाइप के हेड लॉस के बेसिस पे आना है। इसी तरह ये जो एन है, इसमें अगर एक पार्ट पे ट्री, एक पार्ट में लेट्स से स्मूथ है, फिर स्टोन्स है, उसके हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी फ्लो रेट एस क्या है। ऐसा नहीं है कि लेट्स से चैनल इनिशियली क्लीन एंड स्ट्रेट है तो एन कम है और फ्लो रेट ज्यादा है, फिर जब वो स्लगिश हो रहा है तो उसका एन ज्यादा हो गया तो उसका फ्लो रेट कम हो गया। नहीं, आपको पता है चैनल में फ्लो रेट कंजर्व होना है, एंड दिस इज क्यू फ्लो रेट, दिस इज नॉट फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ, दिस इज क्यू। तो चैनल की चाहे विड्थ ज्यादा हो कम हो, इस क्यू ने हमेशा कंजर्व होना है। तो चैनल का जो क्लीन पार्ट है, जो स्लगिश है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्लूइड तक पहुंचेगी और फ्लूइड इसके हिसाब से अपना फ्लो रेट डेवलप करेगा। इनिशियली फ्लो रेट चेंज होगा बिल्कुल इनिशियली, जब समझे अपने चैनल में पानी छोड़ा है, अभी चैनल में पानी नहीं है। जिस तरह पानी बहता जाएगा वो देखता जाएगा अच्छा इधर सरफेस ऐसी है, वो स्पीड अप होता जाएगा कम ज्यादा, क्योंकि इनिशियली फ्लो रेट डेवलप होता है। जब एक दफा फ्लो रेट डेवलप हो गया फिर वो फ्लो रेट चेंज नहीं होगा। जब पूरा चैनल कह लें फिल्ड हो गया, अब सारी इंफॉर्मेशन पाइप के पास है, थ्रू पानी के पास है सारी इंफॉर्मेशन, थ्रू प्रेशर वो बाकी पानी पे भी पहुंच चुकी है और उसके हिसाब से अब फ्लो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि आप चैनल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसका एंड डिफरेंट है तो उसको फॉर फ्लो रेट आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर वेलोसिटी वगैरह कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी डेप्थ किस तरह चेंज हो रही है, बट फ्लो रेट के लिए नहीं। ऑलराइट, सो नाउ वी स्विच टू क्विज। ये आप लोगों का क्विज था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी भी क्विज आप किसी टाइप के होंगे, क्योंकि आपके पास इतना रिसोर्स अवेलेबल है तो आई हैव टू पुट दीज 3 ऑप्शंस, ताकि आप लोग सोचे। सिंपल 4 ऑप्शंस में से तुक्का ना मारे, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज और कैंट आंसर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। ये आपको सोचने पे मजबूर कर रही है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग वॉर्टेक्स जनरेटर ऑन अ बॉडी, ये हमने बहुत, मेरे नजदीक तो डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि वॉर्टेक्स जनरेटर ड्रैग को कम करेगा या ज्यादा करेगा, डिपेंड करेगा कि बॉडी स्ट्रीमलाइन है, ब्लफ बॉडी है, या बहुत ज्यादा ब्लफ बॉडी है। प्लेट की अगर मैं बात करूं, प्लेट हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, किसी एंगल पे पड़ी हुई है, या बिल्कुल वर्टिकल पड़ी है। हॉरिजॉन्टल जो है उसमें जितना भी ड्रैग है वो फ्रिक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो वॉर्टेक्स जनरेटर क्या कर रहा है, टर्बुलेंस जनरेट कर रहा है, और जब टर्बुलेंस जनरेट करेगा तो टर्बुलेंस की वजह से स्ट्रीमलाइन बॉडीज का ड्रैग बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन है तो उसका ड्रैग इंक्रीज होगा। अगर वो ब्लफ है, लेट से सिलेंडर है, या किस लेट से 10 to 15 एंगल ऑफ अटैक पे प्लेट पड़ी हुई है, वो काइंड ऑफ ब्लफ बॉडी है। अब इसमें फ्लो सेपरेशन होती है, वाटर जनरेटर की वजह से फ्लो सेपरेशन डिले हो जाएगी। ठीक है, ब्लफ बॉडी में मेजरली प्रेशर ड्रैग है, जब फ्लो सेपरेशन डिले हो जाती है तो प्रेशर ड्रैग कम हो जाता है, तो ऐसी बॉडी का ड्रैग कम हो जाता है। फाइनली वर्टिकल अगर मैं प्लेट रख दूं तो वो इतनी ज्यादा ब्लफ है कि उसमें वो वाटर जनरेटर के बावजूद भी फ्लो सेपरेशन डिले नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें फ्लो सेपरेशन जिस सरफेस पे होनी है वो ही बहुत छोटी है। ऑलराइट, तो इसलिए जब तक मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि वो बॉडी किस तरह की, आप मुझे नहीं बता सकते, तो इसलिए कैंट आंसर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन वाज द करेक्ट आंसर। Blasius solution can be applied to y derivative is much greater than x derivative, बिल्कुल ऐसी चीज बाउंड्री लेयर फ्लो होना चाहिए। बाउंड्री लेयर फ्लो कब होगा, जब y डेरिवेटिव बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बाउंड्री लेयर बहुत छोटी है और उसमें अलोंग y डायरेक्शन है, बाउंड्री लेयर की जो डेप्थ है वो छोटी है,
और अलोंग बाउंड्री लेयर वेलोसिटी 0 से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होनी है, तो बहुत ज्यादा ग्रेडियंट्स होते हैं। वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन इज मच मच ग्रेटर देन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगेन फ्लो हमारे पास लैमिनार है ब्लॉसियस सॉल्यूशन के लिए, और उसमें जो फ्लो है वो मेजरली अलोंग द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू प्लेट है, परपेंडिकुलर टू प्लेट फ्लो नहीं है। ये जो ग्रेडियंट है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का है इन नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज पार्शियल u बाय पार्शियल y। व्हाट इज वर्टिकल वेलोसिटी? v velocity is much greater, sorry, along is u, perpendicular is v, u velocity is much greater than v. Again it is a requirement for laminar boundary layer flow and steady. Again Blaz's solution में हमने ये assume किया था कि flow steady है, तो all of the above was the correct answer. Which of the following is not an external flow? एक्सटर्नल फ्लो के लिए बॉडी फुली सबमर्ज्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रादर ये बहुत आसान है, अगर मैं इधर इंटरनल लिखना चाहता था मैंने एक्सटर्नल लिख दिया, उसमें डिफरेंशिएशन करना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है अराउंड अ सीलिंग फैन दिस, ये दोनों एक्सटर्नल फ्लोज है और ये नहीं है। मेरे ख्याल से ये तकरीबन सारों का ही ठीक है। फ्लो इज इरोटेशनल आउटसाइड बाउंड्री लेयर बिकॉज इट इज इरोटेशनल। हमने चैप्टर 6 FM1 में काफी इन डेप्थ डिस्कशन की थी, और उसमें जो फ्लो रोटेट कब करेगा? जब उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट्स कम होंगे, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ठीक है। जब ये फ्लूइड एलिमेंट है और उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा जिसकी वजह से ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। इस वजह से ये ज्यादा आगे जा रहा है, ये कम आगे जा रहा है, तो ये रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है। इसमें ये डिफॉर्म कर रहा है। इसी तरह जो ये है इस पे क्या वेलोसिटी है वो भी हम देखेंगे, और ओवरऑल पे डिसाइड होगा कि बॉडी किस तरह रोटेट करेगी, सही। ये वैसे कैंसिल आउट हो रही है, लेट्स से इसको हम ज्यादा कर देते हैं और इसको कम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये यू रोटेट होना चाह रहा है और ये भी यू रोटेट होना चाह रहा है, तो ये बॉडी यू रोटेट करेगी। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है इसलिए फ्लो रोटेशन है। विस्कोसिटी आपको पता है कि विस्कोसिटी का तो इसमें रोल है ही नहीं, एक तो चीज रोटेशन में, और सेकेंडली एक्चुअल फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो नहीं होती, एंड डेंसिटी का भी अगेन रोटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेनली इट्स अबाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। व्हिच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर लैमिनार फ्लो रोल? जो हमारे पास मोमेंटम इंटीग्रल है इसमें हम जो वेलोसिटी डालते हैं ना प्रोफाइल, वो एक एजम्पशन बेस्ड डालते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाल दी तो मजीद बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे, बट इन जनरल मोमेंटम इंटीग्रल हम यूज करते हैं तो हम इसमें एक एज्यूम्ड वेलोसिटी डालते हैं, क्योंकि इस अप्रोच की खास बात ही यही है कि इसमें एक एज्यूम गलत वेलोसिटी प्रोफाइल डालें तब भी हमें वो काफी बेहतर रिजल्ट देती है। जबकि ब्लॉजियस सॉल्यूशन एक एनालिटिकल अप्रोच है जिसमें हम काफी रियलिस्टिक, स्पेशली जब लैमिनार फ्लो की हम बात करें हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो ब्लॉजियस सॉल्यूशन गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट्स। इसमें कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशंस काम है। Which statement is incorrect about momentum integral boundary isolation? It is valid for both flat and curved surfaces. Yes. इसमें प्रेशर टर्म नहीं आती, इसमें प्रेशर टर्म भी आ जाती है, और वो प्रेशर टर्म डायरेक्टली एज अ प्रेशर नहीं आती, वो जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, क्योंकि आपने देखा था सिलेंडर में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और प्रेशर एज पर बर्नौली इक्वेशन आपस में लिंक्ड है, तो इसमें जो कर्व सरफेस में भी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आती है, जो कि आती इसलिए क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा होता है। सो कर्व सरफेसेस और फ्लैट दोनों के लिए है, लैमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए आपने उसके हिसाब से वेलोसिटी प्रोफाइल डालनी है। इट गिव्स बेटर रिजल्ट विद सम एम्पिरिकल डाटा। यस, व्हेन व्हाट इज एम्पिरिकल डाटा? द वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल आपने एम्पिरिकली व्हिच मींस एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की हुई है तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नन ऑफ द अबव, ये सारे ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल ट्रू। Which statement is incorrect about transition? It occurs at a point in flow. Wrong. ये मल्टीपल पॉइंट्स पे होती है इन अ फ्लो जहां पे रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल को क्रॉस कर जाए, और अगर फ्लो को हम लोकली देखें तो आपको पता है इट्स वेरी हैपहैज़र्ड। तो एट अ पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स का रेनॉल्ड नंबर डिफरेंट है, हम ओवरऑल फ्लो का रेनॉल्ड नंबर देख लेते हैं। अगर मैं एट अ पॉइंट देखूं तो अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी सेम है, विस्कोसिटी भी सेम है, पर वो जो लेंथ स्केल है वो भी डिफरेंट हो सकता है, और जो वेलोसिटी है वो भी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, ठीक है। अगर मैं उसको जरा
कह लो एलिमेंट लेवल पे जाके देखो फ्लूइड को। तो इसलिए ट्रांजिशन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे लोकल रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर को एक्सीड कर जाए। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज फॉर ऑल बॉडी, नो, इट हैज दिस वैल्यू फॉर फ्लैट प्लेट ओनली, और शायद फ्लैट प्लेट में हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट आई गेस। बुक में ट्रांजिशनल जो है उसमें आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो गाड़ी के लिए डिफरेंट है, सिलेंडर के लिए डिफरेंट है, इट वेरीज फ्रॉम क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज डिफरेंट फॉर एवरी बॉडी। तो ये भी गलत होगी। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टर्बुलेंस इंटेंसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम फ्लो, ये भी गलत है। जितनी फ्री स्ट्रीम में टर्बुलेंस ज्यादा होगी ये रेनॉल्ड नंबर उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिस्टर्बेंस है, तो कम रेनॉल्ड नंबर पे ही फ्लो ट्रांजिशन में चला जाएगा। तो ये भी गलत है, तो ये सब गलत है, तो ऑल ऑफ द कोलैप्स ऑफ नैरो टैकोमा ब्रिज वुड हैव अकर्ड ड्यू टू, उसमें वोर्टेक्स शेडिंग हुई थी। वोर्टेक्स शेडिंग किस में होती है? मेनली वॉन कामर वोर्टेक्स स्ट्रीट बनती है तो उसमें अल्टरनेट वोर्टेक्स शेड होते हैं, तो इसका ये आंसर हो गया। इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस विल इंक्रीज ड्रैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। हमने बात की थी कि टर्बुलेंस, नॉट सॉरी टर्बुलेंस, हाँ टर्बुलेंस, बाउंड्री लेयर टर्बुलेंस हो रही है या मैं रफनेस डाल रहा हूँ, दोनों सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे कि रफनेस का मकसद भी ये होता है कि बाउंड्री लेयर को ये जल्दी टर्बुलेंट कर देती है। तो किस में ड्रैग ज्यादा होगी? जो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है और फ्लैट टिन टिन शीट रूफ, टिन शीट जो है बिल्कुल फ्लैट प्लेट है, तो इसमें ज्यादा होगी। ना मेहरान गाड़ी एक ब्लफ बॉडी है, ना उसमें होगी आई डबल ए बिल्डिंग अगेन इट्स अ ब्लफ बॉडी, उसमें भी नहीं। इन दोनों में रफनेस सब ज्यादा करेंगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इनमें जो ड्रैग है वो कम हो, क्योंकि प्रेशर ड्रैग कम हो जाएगा ड्यू टू डिलेड फ्लो सेपरेशन। A smooth flat plate of length this and width is placed in water with an upstream velocity. This the boundary layer of the end plate is. ठीक है, आप में सिंपल रेनॉल्ड नंबर निकालना है x बेस्ड, l बेस्ड निकालेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू l इन दिस केस। आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल रो u l ओवर म्यू। वाटर है, आपको पता है वाटर के लिए रो और यू आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब इट्स अ नॉन इन्फॉर्मेशन, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अननोन आपको पता होगी। प्लेयर से रिलेटेड आपको जो डाटा पता होना चाहिए, वो लेंथ पता होना चाहिए था, वो आपको पता है। वेलोसिटी पता होना चाहिए थी, वो आपको पता है। दिस इंफॉर्मेशन इज एक्स्ट्रा इन दिस केस। ठीक है, तो इसकी वजह से आप रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं तो वो अगेन बुक में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट एट 510⁶, आई गेस, आई डोंट नो। बुक में आप देख सकते हैं जो कि ट्रांजिशन वाला टॉपिक था, उसमें वो वैल्यू गिवन है जिसके दरमियान फ्लो ट्रांजिशनल है, तो उसके बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो उस रेंज से ज्यादा आ रहा है, विच मींस फ्लो इज टर्बुलेंट। ये नंबर आपको बुक से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आई होप ये आप लेक्चर देखेंगे, और क्विज का एक मकसद है कि आप लोग ऑफ कोर्स मार्क्स लें, बट मेरे नजदीक इसका जो ग्रेटर पर्पज है वो ये है कि आप लोग देखें कि आप लोगों ने गलती क्या की है, और आफ्टर क्विज यू विल रिमेंबर कि आपने ये गलती की थी, आपका ये कॉन्सेप्ट गलत था, और नाउ यू विल रिमेंबर द राइट कॉन्सेप्ट। So that's all for today. I'll see you in the next lecture. Take care.